दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। जी हाँ दोस्तों, ये किताब उन किताबों में शामिल है जो इंसान को वक्ती जोश नहीं देती, बल्कि इस सोच की जड़ों को हिला देती है। दोस्तों, ये किताब चीख कर नहीं कहती कि कामयाब बनो, बल्कि खामोशी से पूछती है कि तुम रोजाना क्या बन रहे हो। दोस्तों, राइटर ने इस किताब को किसी फार्मूले की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी के उसूलों की तरह लिखा है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि कामयाबी कोई हादसा नहीं, किस्मत कोई खेल नहीं, बल्कि आपकी आदतों का नतीजा है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में इसीलिए उलझे रहते हैं कि हम नताइज तो चाहते हैं, मगर उसूल नहीं चाहते। हम कामयाबी तो चाहते हैं, मगर कंसिस्टेंट नहीं रहते। हम इज्जत तो चाहते हैं, मगर किरदार के बगैर। हम सुकून तो चाहते हैं, मगर जिम्मेदारी के बगैर। दोस्तों, ये किताब हमें इसी गलतफहमी से बाहर निकालती है। यह हमें एहसास दिलाती है कि इंसान की असल मुश्किल वसाइल की कमी नहीं, सलाहियत की कमी नहीं, बल्कि सिमत की कमी है। दोस्तों, इंसान सारा दिन मसरूफ रहता है, लेकिन मकसद के बगैर, और यही मसरूफियत आखिरकार थकन में बदल जाती है। दोस्तों, ये किताब मौसर इंसान की एक नई तारीफ पेश करती है। ये कहती है कि मौसर इंसान वो नहीं जो हर हालात में जीत जाए, बल्कि वो है जो सही चीज को सही वक्त पर और सही तरीके से करे। दोस्तों, यहाँ किताब एक निहायत अहम फर्क वाजे करती है, कामयाबी और मुअस्सर में फर्क। कामयाब वो भी हो सकता है जो दूसरों को इस्तेमाल कर ले, लेकिन मुअस्सर वही होता है जो दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़े। दूसरों, अक्सर लोग अपनी कामयाबों का इल्जाम माहौल पर डाल देते हैं, किस्मत पर डाल देते हैं। कहते हैं घर का माहौल ही ऐसा था, मुल्क के हालात खराब थे, लोग साथ नहीं देते। दोस्तों, ये किताब यहाँ आकर इंसान से कहती है ये सब हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि तुमने खुद क्या किया। ये किताब हमें जिम्मेदारी सिखाती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से समझाकर। ये किताब कहती है जब तक तुम अपनी जिंदगी के नताइज की जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करोगे, तब तक तुम किसी और को कसूरवार बनाते रहोगे। दोस्तों, ये किताब ये भी वाज़ेह करती है कि इंसान की ज़िंदगी वो दायरों में बटी होती है कि वो एक चीज़ें जिन पर इख्तियार करता है, और दूसरी वो जिन पर उसका कोई इख्तियार नहीं। ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी दूसरे दायरे में तवानाई ज़ाया करते रहते हैं, खबरों में, सियासत में, लोगों के रवैयों में और माजी की गलतियों में। जबकि एक पॉजिटिव इंसान अपनी पूरी तवज्जो अपने इख्तियार वाले दायरे पर रखता है, और यही तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को फैलाना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये किताब वक्त की अहमियत भी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में समझाती है। ये नहीं कि वक्त कम है, बल्कि ये कि हम वक्त को गलत चीज पर लगा रहे हैं। हम जरूरी काम छोड़कर फौरी कामों में उलझ जाते हैं, जैसे कि फोन, दूसरों की बातें, शिकायतें, और फिर कहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। ये किताब कहती है जो चीज़ वाकई अहम हो वो चीखती नहीं, खामोशी से इंतज़ार करती है। ये किताब ताल्लुकात पर भी बहुत गहरा काम करती है। ये हमें सिखाती है कि ज़्यादातर झगड़े बात ना समझने की वजह से नहीं, बल्कि बात ना सुनने की वजह से होती है। दोस्तों, इंसान समझने से पहले जवाब देने लगता है, और यही आदत रिश्तों को खोखला कर देती है। ये किताब वाजे करती है कि एतमाद किसी तकरीर से नहीं बनता, बल्कि मुस्तकिल रवैये से बनता है। जो इंसान कहता है और करता कुछ है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही नज़र में गिर जाता है। ये 7 आदतें दरअसल 7 मरहले हैं जो इंसान की इन्हिसारी और खुद मुख्तारी को बयान करती है। दोस्तों, पहली आदत इंसान को ये सिखाती है कि वो रद्द अमल देने वाला नहीं, बल्कि फैसला देने वाला बने। दूसरी आदत जिंदगी को मकसद देती है। तीसरी, इस मकसद को अमल में बदलना सिखाती है। इसके बाद की आदतें इंसान को दूसरों के साथ जीने का सलीका सिखाती है, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम करना, और मुकाबले के बावजूद ताउन करना। और आखिरी आदत ये याद दिलाती है कि अगर इंसान खुद को मुसलसल बेहतर ना बनाए, तो वो पीछे रह जाता है, चाहे वो कितना ही समझदार क्यों ना हो। दोस्तों, ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी में असल जंग नौकरी, पैसे या लोगों के साथ नहीं, बल्कि अपनी सुस्ती, अपना खौफ और अपनी पुरानी आदतों के साथ होती है। ये तारुफ
दरअसल एक आईना है। यह इंसान को दिखाता है कि वो रोजाना किन आदतों के साथ अपनी जिंदगी लिख रहा है। अब यहाँ आकर किताब खामोश हो जाती है और कारी से एक सवाल पूछती है, क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करना चाहती हो? क्योंकि जो इंसान सुनकर भूल जाता है वो वहीं रहता है, और जो इंसान समझकर बदलता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये था किताब का छोटा सा तारुफ। अब चलते हैं हमारे किताब के मेन पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, हमारी किताब का पहला आदत नंबर 1 है, बी प्रोएक्टिव। जी हाँ, दोस्तों यहाँ राइटर एक सवाल से इस पॉइंट का आगाज करते हैं, इंसान कहाँ गुलाम बनता है और कहाँ आज़ाद। दोस्तों, ये आदत सिर्फ एक आदत नहीं, ये इंसान की पूरी जिंदगी का मरकज है। अगर ये आदत सही समझ में आ गई तो बाकी 6 आदतें खुद ब खुद अपनी जगह पर बैठने लगती हैं। अगर यही आदत गलत समझ गई तो सिर्फ सुनी गई तो पूरी किताब सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाएगी। दोस्तों, राइटर यहाँ इंसान से बहुत सख्त बात करता है। वो ये नहीं कहता कि जिंदगी आसान है, वो ये नहीं कहता कि हालात अच्छे होंगे, वो सिर्फ ये कहता है तुम आज़ाद हो या फिर गुलाम। ये फैसला हालात नहीं करते, ये फैसला तुम्हारा रद्द अमल करता है। ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है, लेकिन मानने में इंसान को तोड़ देती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब इल्ज़ाम देने के लिए कोई महफूज जगह नहीं बचती। दोस्तों, बी प्रोएक्टिव का असल मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। यानी ये मान लेना कि जिंदगी मेरी है, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हालात ऐसे हैं, बल्कि इसलिए भी कि मैं इन हालात में कैसा रद्द अमल दे रहा हूँ। यहाँ से इंसान दो हिस्सों में बट जाता है। एक वो जो ये बात सुनकर कहता है कि यह हकीकत है, मुमकिन नहीं, और दूसरा वो जो खामोश हो जाता है और अंदर ही अंदर एक सवाल पूछता है कि अगर ये सच है तो फिर मैं अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा। दोस्तों, रिएक्टिव इंसान वो होता है जो अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देता है और खुद को खबर भी नहीं होती। कोई सख्त बात कह दे तो मूड खराब हो जाता है, कोई नजरअंदाज कर दे तो दिल टूट जाता है, कोई तनकीद कर दे तो हौसला खत्म हो जाता है। वो समझता है कि ये सब नॉर्मल है, हालांकि ये सबसे बड़ी गुलामी की निशानी है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स दफ्तर से गुस्से में आता है, बीवी पूछती है क्या हुआ? वो कहता है आज बॉस ने दिमाग खराब कर दिया। जरा रुककर सोचें, क्या बॉस दफ्तर में ही था या अब घर में भी आ बैठा है? दोस्तों, रिएक्टिव इंसान ये इजाजत दे देता है कि कोई दूसरा उसका दिल, उसका लहजा और उसके घर का सुकून बर्बाद कर दे। दोस्तों, प्रोएक्टिव इंसान ये दावा नहीं करता कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता या उसे कभी दुख नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो एहसास और अमल को अलग अलग रखता है। वो कहता है मुझे बुरा लगा है, लेकिन मैं इस बुरे एहसास के खिलाफ नहीं हूँ। यही वो मकाम है जहाँ इंसान जानवरों से अलग हो जाता है। मिसाल के तौर पर, घर में किसी ने आपकी तजलील कर दी, दिल दुखाया, गुस्सा आ गया। रिएक्टिव रद्द अमल ये है कि बंदा चीखता है, तंज करता है, दरवाजा बंद कर देता है या कई दिन खामोश होता है। दोस्तों, प्रोएक्टिव अमल ये है कि खामोश हो जाए, सांस ले ले, थोड़ा सोच ले और फिर एहतराम के साथ बात करे। यही फर्क एक लम्हे में रिश्ता बचा लेता है और यही फर्क रिश्ता तोड़ भी देता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे ताकतवर नुक्ता ये है, वाकया और रद्द अमल के दरमियान हमेशा एक वक्फा होता है। रिएक्टिव इंसान इस वक्फे को महसूस नहीं करता, मगर प्रोएक्टिव इंसान इस वक्फे से आज़ाद हो जाता है। ये वक्फा जितना बड़ा हो जाए, इंसान उतना ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। मिसाल के तौर पर, कोई आप पर इल्ज़ाम लगाता है, पहला लम्हा गुस्से का होता है, दूसरा लम्हा जवाब देने की ख्वाहिश। अगर आप फौरन बोल पड़े तो आप रिएक्टिव हैं। अगर आप रुक गए, आपने सोचा और फिर आप बोले, तो आप एक प्रोएक्टिव इंसान हैं। ये चंद सेकंड जिंदगी का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, जुबान बताती है कि इंसान रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव। इंसान की जुबान इसकी सोच की गवाही देती है। रिएक्टिव जुबान, मैं मजबूर हूँ, मेरे बस में नहीं, मेरा मिजाज ही ऐसा है। प्रोएक्टिव इंसान, मैं इंतखाब कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं बेहतरीन इंसान बन सकता हूँ। मिसाल के तौर पर, एक शख्स कहता है कि मुझे गुस्सा आ ही जाता है, दूसरा कहता है मुझे गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। दोनों में सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क नहीं, बल्कि किस्मत का फ़र्क है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी 2 दायरों में घूमती है। एक दायरा वो चीज़ें जिन पर हमारा इख्तियार है, जैसे कि सोच, जैसे कि रद्द-ए-अमल।
जैसे कि फैसले। दूसरा दायरा वो चीज़ें जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं, जैसे कि लोग, माज़ी, मौसम और हालात। दोस्तों रिएक्टिव इंसान सारी तवानाई दूसरे दायरे पर लगाता है, जबकि प्रोएक्टिव इंसान पहले दायरे में काम करता है। मिसाल के तौर पर आप बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन आप छतरी ले सकते हैं। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपना रवैया ज़रूर बदल सकते हैं। जैसे-जैसे इंसान अपने इख्तियार वाले एक दायरे पर नज़र करना शुरू करता है, वैसे-वैसे इसका इख्तियार बढ़ता जाता है। दोस्तों ज़िम्मेदारी कबूल करने का लम्हा, यह आदत इंसान से एक बहुत सख्त सवाल पूछती है। अगर आज भी तुम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं, तो क्या वाक़ई सब कसूर बाहर वालों का है? ये सवाल इंसान को चुप करा देता है, लेकिन यही खामोशी तब्दीली का बाइस बनती है। दोस्तों मिसाल के तौर पर जिस दिन इंसान कहता है, अब मैं इल्ज़ाम नहीं दूँगा, अब मैं खुद को बदलूँगा, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। दोस्तों ज़्यादा एक्टिव होना नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी लेना है प्रोएक्टिव का मतलब। एहसास आना हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन अमल करना हमारे इख्तियार में है। वाक़या और रद्द-ए-अमल के दरमियान वक़्फ़े का नाम ही आज़ादी है। दोस्तों ये पॉइंट इंसान को एक बहुत गहरी बात समझाता है कि आज़ादी बाहर नहीं होती, बल्कि आज़ादी अंदर होती है। कैद में रहकर भी इंसान आज़ाद हो सकता है और खुले माहौल में भी रहकर गुलाम रह सकता है। मिसाल के तौर पर 2 लोग एक ही मसले में हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेता है। मसला एक ही है, लेकिन अंदर की हालत मुख्तलिफ। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 2 है कि अंजाम को ज़हन में रख के आगाज़ तलाश करें। दोस्तों यहाँ भी राइटर एक सवाल से इस पॉइंट की शुरुआत करते हैं। इंसान ज़िंदगी बगैर नक्शे के आखिर जीता क्यों है? ये आदत इंसान को खामोशी से चौंका देती है, क्योंकि यहाँ किताब इंसान से कोई नई मोहब्बत नहीं माँगती, कोई दुनिया का हुनर नहीं सिखाती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सादा सवाल पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो? ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन वाज़े नहीं होते। वो भाग रहे होते हैं, मगर मंज़िल के बगैर, और यही वजह है कि सालों की मेहनत के बाद भी वो थके हुए, मायूस और खाली महसूस करते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब है ज़्यादातर लोग इस आदत को सिर्फ़ गोल सेटिंग समझते हैं, लेकिन ये आदत गोल से कहीं आगे की बात करती है। दोस्तों, इसका पॉइंट का मतलब ये है अपनी ज़िंदगी को इख्तिताम से देखकर आगाज़ करना, यानी ये फ़ैसला करना कि आखिर में आप किस इंसान के तौर पर याद रखे जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 लोग एक ही नौकरी करते हैं, एक सिर्फ़ तनख्वाह देख रहा है, दूसरा ये देख रहा है कि ये नौकरी इसे कैसा इंसान बना रही है। फ़र्क नौकरी का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच का है। दोस्तों ये किताब एक तल्ख़ हकीकत बताती है, हर मसरूफ़ इंसान कामयाब नहीं होता। ज़्यादातर लोग सारा दिन काम करते हैं, लेकिन ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ये नहीं जानते। मिसाल के तौर पर एक शख्स दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन इसका घर टूट जाता है। वो कहता है, मैं ख़ानदान के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है, क्या ख़ानदान सिर्फ़ पैसा माँगता है या मौजूदगी भी? दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये वाज़े करता है कि अगर अंजाम वाज़े ना हो, तो मेहनत भी गलत सिमत में लग सकती है। दोस्तों हर इंसान 2 ज़िंदगियाँ जीता है। किताब कहती है, हर इंसान 2 ज़िंदगियाँ इस तरह जीता है, एक वो जो रोज़मर्रा में जीता है और दूसरी वो जो असल में जीना चाहता है। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग पहली ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरी ज़िंदगी को कभी शुरू ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है, एक दिन वक़्त मिलेगा तो सब ठीक कर दूँगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। दोस्तों ये पॉइंट कहता है, वो दिन आज ही है। दोस्तों ज़हनी अंजाम, ये आदत इंसान को सबसे पहले ज़हन में ले जाती है। ये कहती है कि पहले इमेजिन करो, फिर एक्ट करो। मिसाल के तौर पर कोई घर बनाता है, तो क्या वो बगैर नक्शे के बनाता है? बिल्कुल नहीं। फिर ज़िंदगी बगैर नक्शे के क्यों जी जा रही है? जो इंसान पहले ज़हन में अपनी ज़िंदगी नहीं बनाता, वो बाद में हालात के हाथों बनता चला जाता है। दोस्तों ये एक खामोश झटका है। किताब एक मिसाल देती है जो दिल हिलाकर रख देती है। इमेजिन करें, आपका जनाज़ा है, 4 लोग बोल रहे हैं, खानदान का फर्द, दोस्त, काम का साथी, समाज का नुमाइंदा। सवाल ये है, वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर जवाब आपको अंदर से परेशान कर दे, तो समझ लें कि आप गलत सिमत में चल रहे हैं। दोस्तों राइटर कहते हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी खुद नहीं लिखता, तो हालात लिख देते हैं। पहले हिस्से में हमने ये समझा कि इंसान अक्सर ज़िंदगी बहुत मेहनत तो करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो आखिर बनना क्या चाहता है। अब ये हिस्सा
इस सवाल को और गहरा करता है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का नक्शा खुद नहीं बनाते, तो ये मत समझना कि ज़िंदगी खाली रहेगी, कोई और आकर इस नक्शे को पूरा कर देगा। और अक्सर वो कोई और हालात, लोग ही होते हैं या वक़्ती फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी हादसा नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी है। ज़्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि ज़िंदगी जो भी दे दे, कबूल कर लेना ही अक्लमंदी है। ये किताब इस सोच को नर्म लफ्ज़ों में गलत कहती है। ये कहती है, ज़िंदगी कोई हादसा नहीं, बस जो हो जाए। ज़िंदगी एक अमानत है, जिसका हिसाब है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है, बस नौकरी मिल गई, अब जो होगा देखा जाएगा। 10 साल बाद वही शख्स कहता है, पता नहीं ज़िंदगी कहाँ निकल गई। हकीकत ये है कि ज़िंदगी कहीं नहीं गई, इंसान ने उसे बगैर सिमट के चलाया। दोस्तों, उसूलों के बगैर ज़िंदगी कमज़ोर ज़िंदगी होती है। ये हिस्सा इंसान को उसूलों की अहमियत समझाता है। उसूल वो चीज़ है जो इंसान को मुश्किल वक्त में सीधा रखती है। जिस इंसान के पास वाज़ेह उसूल ना हो, वो हर दबाव में टूट जाता है। मिसाल के तौर पर एक मौका आया जहाँ झूठ बोलकर फ़ायदा मिल सकता है। जिसके पास उसूल नहीं, वो कहता है सब ही तो ऐसा करते हैं। मगर जिसके पास उसूल हैं, वो कहता है नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं खुद को नहीं बेचूंगा। यही फ़र्क इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। दोस्तों, किरदार पहले, कामयाबी बाद में आती है। दुनिया इंसान को ये सिखाती है कि पहले कामयाब बनो, किरदार बाद में देखेंगे। मगर ये किताब इस तरतीब को उलट कर देती है। ये कहती है, पहले इंसान बनो, फिर कामयाबी आएगी। मिसाल के तौर पर दो लोग तरक्की पाते हैं, एक गुरूर में आ जाता है और दूसरा आजिज़ी में रहता है। दोनों के हालात एक जैसे हैं, लेकिन अंजाम मुख्तलिफ, क्योंकि एक ने कामयाबी को किरदार से ऊपर रखा और दूसरे ने किरदार को कामयाबी से ऊपर रखा। दोस्तों, खानदानी किरदार ही असल इम्तिहान है। यह हिस्सा इंसान को याद दिलाता है कि असल इम्तिहान ऑफिस में नहीं, बल्कि घर में होता है। बाहर की इज्जत अक्सर दिखावा होती है, घर की इज्जत असल आईना होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स सबके सामने नरम लहजे में बात करता है, लेकिन घर में सख्त हो जाता है। ये किताब कहती है, ये तज़ाद इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है कि अहम चीज़ों को सबसे पहले रखना। दोस्तों, आखिर तरजीहात के बगैर ज़िंदगी क्यों बिखर जाती है? ये आदत पहली 2 आदतों का अमली इम्तिहान है। पहली आदत ने हमें बताया कि हम ज़िम्मेदार हैं। दूसरी आदत ने हमें बताया कि हमें बनना क्या है। अब तीसरी आदत हमसे सीधा सवाल करती है, क्या तुम रोज़ाना उसी इंसान की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो? यहाँ आकर ज़्यादातर लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि नीयत होना आसान है, सोच लेना भी आसान है, लेकिन तरजीह देना सबसे मुश्किल। दोस्तों, ये पॉइंट हमें इन अहम चीज़ों को पहले रखना कि असल मतलब, ज़्यादातर लोग इस आदत को सिर्फ वक्त की तरगीब समझते हैं। ये किताब यहाँ एक बहुत बड़ी इस्लाह करती है। ये कहती है, मसला वक्त का नहीं, मसला सिर्फ तरजीहात का है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन घंटों में क्या रखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन वही शख्स सोशल मीडिया, फजूल बहस और गैर ज़रूरी मसरूफियात के लिए वक्त निकाल लेता है। सच ये है, वक्त नहीं, अहमियत कम है। दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट आता है अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट का, फौरी और अहम का फ़र्क। ये आदत इंसान को दो चीज़ों का फ़र्क सिखाती है। अर्जेंट जो शोर मचाता है, इम्पोर्टेंट जो खामोश रहता है। फौरी चीज़ तवज्जो माँगती है, अहम चीज़ तवज्जो चाहती है। मिसाल के तौर पर फ़ोन की घंटी फौरी, माँ-बाप के साथ बैठना अहम, व्हाट्सएप मैसेजेस फौरी, सेहत का ख़्याल अहम। ज़्यादातर लोग सारा दिन फौरी चीज़ों के पीछे भागते हैं और शाम को कहते हैं, पता नहीं दिन कहाँ गया। दिन नहीं जाता, अहम काम रह जाता है। दोस्तों, यहाँ राइटर ज़िंदगी के 4 खाने देते हैं। किताब ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बाँटती है। नंबर 1, फौरी और अहम। नंबर 2, फौरी मगर गैर अहम। नंबर 3, अहम मगर गैर ज़रूरी। नंबर 4, ना अहम ना फौरी। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे और चौथे खाने में गुजार देते हैं, जबकि कामयाब लोग ज़्यादा वक्त अहम मगर ज़रूरी खाने में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर सेहत का ख़्याल आज गैर ज़रूरी लगता है, लेकिन कल सबसे फौरी मसला बन जाता है। रिश्ता सँभालना आज खामोश है, लेकिन कल तनाज़ा बन जाता है। दोस्तों, नज़्म ज़ब्त मकसद के साथ, ये आदत इंसान को सख्ती नहीं, समझदार नज़म सिखाती है। ये वो डिसिप्लिन नहीं जो डर से आए, बल्कि वो है जो मकसद से जुड़ा हो।
मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट इम्तिहान की रात पूरी रात पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ता है। दोनों मेहनती हैं, लेकिन एक मजबूर है और दूसरा बाइख्तियार। दोस्तों, दिल की ख्वाहिश और ज़िम्मेदारी का फ़र्क लिखते हैं यहाँ राइटर। नफ्स कहता है, जो दिल चाहे करो, अक्ल कहती है कि जो ज़रूरी है वो करो। दोस्तों, ये पॉइंट हमें ये सिखाता है कि जो इंसान हर दिन दिल की सुनता है, वो एक दिन ज़िंदगी के हाथों रोता है। मिसाल के तौर पर, दिल कहता है कि आज छोड़ दो, जिम्मेदारी कहती है कि आज ही करो। यही छोटा फैसला इंसान को मजबूत बनाता है या कमजोर। दोस्तों, हुदूद कायम करना बहुत जरूरी है। ये आदत इंसान को ना कहना सिखाती है। जो इंसान हर किसी के लिए हमेशा दस्तयाब हो, वो खुद के लिए कभी दस्तयाब नहीं रहता। मिसाल के तौर पर, हर फोन उठाना, हर दावत कबूल करना, हर काम पर हाँ कहना, ये सब अच्छा इंसान नहीं, थका हुआ इंसान बनाता है। अहम चीजों की हिफाजत ना की जाए तो वो आहिस्ता-आहिस्ता छीन ली जाती है। दोस्तों, खामोश तरजीहात का ज़िक्र करते हैं राइटर। ये किताब ये याद दिलाती है कि असल तरजीहात शोर नहीं करती, सेहत तब बोलती है जब खराब हो जाए, रिश्ता तब चीखता है जब टूटने लगे, किरदार तब याद आता है जब गलत फैसला हो। मिसाल के तौर पर, एक शख्स सारी ज़िंदगी काम में लगा रहा, एक दिन उसके बच्चे कहते हैं, "आप हमारे साथ कभी नहीं थे।" वो जुमला सारी कामयाबी पर पानी फेर देता है। दोस्तों, मसरूफ़ और मौसर इंसान का फ़र्क: मसरूफ़ इंसान दिन के आखिर में थका होता है, मौसर इंसान दिन के आखिर में मुतमईन होता है। मिसाल के तौर पर, मसरूफ़ इंसान कहता है मेरे पास वक़्त नहीं, मौसर इंसान कहता है कि ये मेरी तरजीह ही नहीं। ये जुमला ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आराम और तरजीह की जंग: इंसान अक्सर अहम काम इसलिए नहीं छोड़ता कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो गैर आरामदेह है। मिसाल के तौर पर, सेहत का ख़याल मुश्किल नहीं, लेकिन आराम तोड़ता है। रिश्तों पर बात नामुमकिन नहीं, लेकिन अना को चोट लगती है। अपनी इस्लाह ज़रूरी है, लेकिन नफ्स को तकलीफ़ देती है। दोस्तों, यहाँ इंसान से कहता है ये पॉइंट, आराम बाद में, पहले सही काम पे तवज्जो दी जाए। ये आदत इंसान को लंबी नज़र देती है। ज़्यादातर गलत फ़ैसले इसलिए होते हैं कि इंसान सिर्फ़ आज का मज़ा देखता है। मिसाल के तौर पर, आज देर तक मोबाइल, आज मज़ा, कल सुस्ती और नुकसान, हराम या गलत आसान रास्ता, आज फ़ायदा मगर कल बेसुकूनी। किताब कहती है, जो इंसान अंजाम देखकर चलता है, वो फ़ौरी मज़ा कुर्बान कर देता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 4 है, सबकी जीत का सोचना। जी हाँ, थिंक विन विन। दोस्तों, राइटर सवाल कहते हैं, इंसान क्यों समझता है कि एक की जीत दूसरे की हार है? यह आदत पहली 3 आदतों के बाद आती है और इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। जब तक इंसान ज़िम्मेदारी नहीं लेता, मंज़िल वाज़ेह नहीं करता और अपनी तरजीहात दुरुस्त नहीं करता, वो दूसरों के साथ सही ताल्लुक बना ही नहीं सकता। इसीलिए ये आदत इंसान को तन्हा कामयाबी के सफ़र से निकालकर इज्तिमाई ज़िंदगी में ले आती है। यहाँ किताब एक बुनियादी सवाल पूछती है, क्या ज़िंदगी वाक़ई एक मुकाबला है, जहाँ किसी एक का जीतना और किसी दूसरे की हार के बगैर मुमकिन नहीं? ज़्यादातर लोग दिल ही दिल में इस बात का जवाब हाँ देते हैं और यही जवाब इनकी जिंदगी को तल्ख बना देता है। दोस्तों, इस पॉइंट का पहला पार्ट है, मैं जीतूं तुम हारो, गालिब सोच। ज्यादातर इंसान इस सोच के साथ पले बड़े होते हैं। इस सोच में या तो आगे हो या तुम, या तो मेरी बात मानी जाए या तुम दब जाओ। मिसाल के तौर पर, ऑफिस में एक तरक्की का मौका आता है, एक शख्स खुश नहीं होता कि वो मुंतखब हो जाए, वो तब खुश होता है जब दूसरा मुंतखब ना हो। ये खुशी नहीं, ये हसद की एक शक्ल है। यही विन लॉस सोच इंसान की रिश्तों को भी मुकाबला बना देती है। दोस्तों, दूसरा पार्ट है, मैं हारूं तुम जीतो, कमजोर सोच की अलामत है। कुछ लोग इससे बिल्कुल उलट होते हैं। वो हर हाल में दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, चाहे खुद अंदर से टूट जाए। मिसाल के तौर पर, एक शख्स हर बात पर अपनी राय छोड़ देता है, लोग खुश, वो खुद हाल। दोस्तों, किताब कहती है ये बर्दाश्त नहीं, ये खुद को मिटाना है। और जो इंसान खुद को मिटा देता है, वो किसी को सही खुशी नहीं दे पाता। दोस्तों, पार्ट 4 में राइटर लिखते हैं, मैं भी ना जीतूं और तुम भी ना जीतो, ये एक इंतकामी सोच है। ये सोच मायूसी और गुस्से से पैदा होती है। यहाँ इंसान कहता है, अगर मुझे नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर, तलाक के केसेस में दोनों फरीक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के सबसे ज्यादा कुर्बानियां देते हैं। आखिर में ना घर बचता है, न सुकून। किताब कहती है, ये सोच सिर्फ तबाही देती है, किसी को फायदा नहीं। दोस्तों, इस
पॉइंट का आखिरी पार्ट है, सबकी जीत का उसूल, यही असल ताकत है। इस किताब असल नुक्ता सामने रखती है, विन विन। जी हाँ दोस्तों, विन विन का मतलब ये नहीं कि हर एक को हर चीज मिल जाए, बल्कि इसका मतलब ये है ऐसा हल तलाश करना जिसमें किसी की इज्जत, किसी की जरूरत और किसी की कदर ना कुचली जाए। मिसाल के तौर पर, दो लोग एक ही वक्त पर छुट्टी चाहते हैं, विन लॉस, एक ले ले दूसरा जलता रहे, विन विन। बातचीत, मुतबादिल दिन या काम की तकसीम, ये आसान नहीं लेकिन देर पा जरूर है। दोस्तों, कमी की सोच और फरावानी की सोच। दोस्तों, विन लूज सोच कमी से पैदा होती है, यानी ये मान लेना कि दुनिया में वसाइल कम है, मौके कम है, कामयाबी कम है। मगर विन विन की सोच फरावानी से पैदा होती है, यानी ये यकीन कि सबके लिए जगह है। मिसाल के तौर पर, एक उस्ताद शागिर्द की कामयाबी से खुश होता है, मगर एक गैर महफूज उस्ताद शागिर्द की तरक्की से खौफजदा हो जाता है। फर्क इल्म का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोच का है। दोस्तों, रिलेशनशिप और नोट डील्स, रिश्ते सौदे नहीं होते। ये आदत याद दिलाती है कि जिंदगी के रिश्ते बाजार नहीं, हर बात नफा नुकसान में तोली जाए तो मोहब्बत, एतमाद और खुलूस मर जाते हैं। मिसाल के तौर पर, शोहर बीवी कहे, मैंने ये किया तुम तो वो करो, ये रिश्ता नहीं बल्कि मुआहिदा है। विन विन सिचुएशन रिश्तों को इंसानी रखता है, हिसाबी नहीं। दोस्तों, यहाँ किताब कहती है कि विन विन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का इंसान नहीं बल्कि अंदर की कमी है, जो खुद को कमतर समझता है या दूसरों को दबाता है या खुद दब जाता है। मिसाल के तौर पर, खुद से मुतमईन इंसान दूसरों की जीत से कभी भी नहीं जलता। दोस्तों, विन विन एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं। पहले समझना, फिर समझाना जरूरी है। हौसला, लिहाज दोनों लाजिम है। हर जगह मुआहिदा, कभी नो डील भी बेहतर है। दोस्तों, विन विन वक्त लेता है मगर रिश्ते बचा लेता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है, पहले खुद अच्छे से समझे, उसके बाद दूसरों को समझाए। दोस्तों, इंसान आखिर सुनने से इतना घबराता क्यों है? दोस्तों, यहाँ पहला पार्ट आता है कि नीयत के साथ सुनना। अक्सर इंसान सुनता इसलिए नहीं कि वो सामने वाले को समझे, बल्कि इसलिए सुनता है कि अपने बारी का इंतजार करे। ये सुनना नहीं, ये खामोश रहना है। मिसाल के तौर पर, बीवी शिकायत कर रही है, शोहर दिल में जवाब तैयार कर रहा है, वो सुन रहा है मगर समझ नहीं रहा। किताब कहती है, जब नीयत जवाब देने की हो तो समझ पैदा नहीं होती। दोस्तों, हर बात को अपनी कहानी बनाना। दोस्तों, राइटर यहाँ एक खतरनाक आदत बताते हैं। इंसान दूसरे की बात सुनते हुए अपनी जिंदगी मिसाल शामिल कर देता है। मशवरा देना, अपनी मिसाल देना, फैसला सुनाना। मिसाल के तौर पर, कोई कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, जवाब आता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये हमदर्दी नहीं, ये तवज्जो छीनना है। दोस्तों, एहसास के साथ सुनना। किताब कहती है, असल सुनना वो है जिसमें आप सामने वाले के जूतों में चलने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर, एक बाप बेटे के बात सुनता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों उलझन में हो। ये जुमला बेटे को ठीक नहीं करता मगर मजबूत जरूर करता है। दोस्तों, राइटर यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं कि आखिर इंसान सुना जाना क्यों चाहता है? अक्सर लोग हल नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उन्हें गलत साबित ना करे। मिसाल के तौर पर, दोस्त कहता है, जिंदगी बोझ लग रही है। अगर आप फौरन कहें, मुस्बत सोचो, तो वो बंदा हो जाएगा। लेकिन अगर कहे, लगता है वाकई बहुत थक गए हो, तो वो खुल जाएगा। दोस्तों, समझना मानना पूरा नहीं होता। यह आदत एक गलतफहमी तोड़ती है। समझना इस बात की जमानत नहीं कि आप मुत्तफिक भी हों। मिसाल के तौर पर, आप किसी की बात समझ सकते हैं मगर फिर भी उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है, समझ के बाद इख्तलाफ रिश्ता तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। दोस्तों, यहाँ राइटर खामोशी की ताकत लिखते हैं। किताब बताती है, कभी कभी खामोश रहना सबसे मजबूत जवाब होता है। मिसाल के तौर पर, कोई गुस्से में है, आप खामोशी से सुनते हैं, ये खामोशी आग में पानी डाल देती है। दोस्तों, जब समझना सब कुछ बदल देता है, अक्सर झगड़े मसलों की वजह से नहीं, गलत समझे जाने की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर, ऑफिस में मुलाजिम नाराज है क्योंकि उसे लगता है उसकी मेहनत नहीं देखी गई, जबकि बॉस उसे सुन लेता है, तो आधा मसला हल हो जाता है बगैर किसी इजाफी फायदे के। दोस्तों, असर डालने से पहले इज्जत। किताब कहती है, आप किसी को तब ही बदल सकते हैं जब वो खुद को महफूज महसूस करे। मिसाल के तौर पर, डांट रवैया बदल सकती है मगर सोच नहीं। समझ सोच बदलती है।
दोस्तों, घर में ना सुनना सबसे महंगा नुकसान है। घर वो जगह है जहाँ इंसान सबसे कम सुनता है और सबसे ज़्यादा तवक्को रखता है। मिसाल के तौर पर, बच्चे की बात फ़ज़ूल समझ के नज़रअंदाज करना, इसे खामोश नहीं दूर कर देता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 6 है साइनर्जी। इसका मतलब मिलकर काम करो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग साइनर्जी को सिर्फ़ टीम वर्क समझ लेते हैं, हालाँकि ये इससे कहीं आगे की चीज़ है। साइनर्जी का मतलब फ़र्क को बर्दाश्त करना नहीं, फ़र्क से फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, साइनर्जी उस वक़्त पैदा होती है जब 2 अलग-अलग ज़हन मिलकर तीसरा हल पैदा करते हैं। ये समझौता नहीं, ये नई क्रिएटिविटी है। मिसाल के तौर पर, 2 लोग एक ही दीवार कहकर देखकर कहते हैं कि इसे गिरा दो, जबकि दूसरा कहता है कि इसे रहने दो। साइनर्जी कहती है कि इस दीवार में खिड़की बना दो। दोस्तों, फ़र्क इंसान को क्यों डराता है? फ़र्क इंसान को गैर महफूज़ महसूस कराता है, क्योंकि फ़र्क ये सवाल उठाता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं? मिसाल के तौर पर, ऑफ़िस में कोई नया आइडिया किसी सीनियर को कोई जूनियर दे दे, तो वो फ़ौरन मना कर देता है, क्योंकि मसला आइडिया नहीं, मसला ईगो है। दोस्तों, साइनर्जी ये है, तुम ऐसे हो, इसीलिए तुम ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पर, एक घर में एक फ़र्द बहुत जज़्बाती है और दूसरा बहुत मंतकी। बर्दाश्त में दोनों चुप रहते हैं। साइनर्जी में फ़ैसला ऐसा बनता है जिसमें दिल और दिमाग दोनों शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, जब तक इंसान ये मानने को तैयार नहीं कि दूसरे के पास भी कोई सच हो सकता है, साइनर्जी पैदा नहीं होती। मिसाल के तौर पर, जो इंसान कहता है, मेरा तरीका ही सही है, वो अकेला तो चल सकता है, लेकिन दूर तक नहीं जा सकता। दोस्तों, साइनर्जी हमेशा 2 के बीच तीसरा रास्ता पैदा करती है, ना मेरा, ना तुम्हारा, बल्कि बेहतर। मिसाल के तौर पर, ऑफ़िस में एक ग्रुप कहता है वर्क फ्रॉम होम, दूसरा कहता है कि ऑफ़िस लाज़मी। साइनर्जी कहती है हाइब्रिड मॉडल, यही तीसरा हल है। दोस्तों, इत्तेफ़ाक से पहले इज़्ज़त, ये आदत हमें सिखाती है कि इत्तेफ़ाक ज़रूरी नहीं, बल्कि इज़्ज़त ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, आप किसी से मुत्तफ़िक ना हो, मगर फिर भी उसकी बात को पूरी सुनें, यही रवैया नए हल में ज़मीन पैदा करता है। दोस्तों, साइनर्जी इन फैमिली लाइफ़, घर साइनर्जी सबसे बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, मिसाल, माँ सख्त नज़म चलाती है, मगर बाप नरमी से चलता है। साइनर्जी चाहिए ऐसा निज़ाम जो निज़ाम भी रहे और मोहब्बत भी। दोस्तों, अना सबसे बड़ी दुश्मन है। जहाँ ईगो बात करती है, वहाँ साइनर्जी खामोश हो जाती है। मिसाल के तौर पर, मीटिंग में सिर्फ वही बोलता है जो सबसे ऊंचा बोले। ये टीम नहीं, बल्कि तमाशा है। दोस्तों, ताकत में फ़र्क है। किताब कहती है, अगर सब लोग एक जैसे सोचते हों, तो सोच कोई नहीं रहा। फ़र्क कमज़ोरी नहीं, फ़र्क सरमाया है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 7 है कि हर हाल में खुद को बेहतर बनाते रहें। आखिर इंसान खुद को नज़रअंदाज क्यों कर देता है? दोस्तों, ये आदत सातों आदतों में सबसे आखिरी है, मगर सबसे बुनियादी है, क्योंकि अगर इंसान खुद को मजबूत ना रखे, तो बाकी तमाम आदतें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगती है। दोस्तों, आज़ादी की मिसाल किताब एक नई मिसाल देती है। एक शख्स जंगल में लकड़ी काट रहा है, आड़ी कंद हो चुकी है, मगर वो रुकने को तैयार नहीं। कोई कहता है कि आड़ी तेज कर लो, वो जवाब देता है कि मेरे पास वक्त नहीं, लकड़ी काटनी है। यही हमारी जिंदगी की तस्वीर है। मिसाल, हम थक चुके हैं, जहन बोझल होता है, दिल खाली हो जाता है, लेकिन हम रुकने को कमजोरी समझते हैं। दोस्तों, तजदीद के 4 पहलू हैं। यह आदत इंसान को 4 हिस्सों में खुद को ताज़ा करना सिखाती है, जिस्मानी, ज़हनी, जज़्बाती और रूहानी। अगर इनमें से एक भी नज़रअंदाज हो जाए, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। दोस्तों, जिस्मानी तजदीद, जिस्म इंसान का औज़ार है। अगर औज़ार टूट जाए, तो हुनर बेकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर, बगैर आराम के काम, गलत खाना और नींद की कमी, ये सब आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की सलाहियत चूस लेते हैं। दोस्तों, अपने जिस्म को नज़रअंदाज ना करो, ये इबादत भी है। दोस्तों, अगला पॉइंट है ज़हनी तजदीद। ज़हन को भी खुराक चाहिए। सिर्फ़ काम, सिर्फ़ स्क्रीन, सिर्फ़ मसाइल, ये ज़हन को बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, किताब ना पढ़ना, कुछ नया ना सीखना, सोच पुरानी रखना, ये आड़ी को कंद कर देता है। दोस्तों, जज़्बाती और समाजी तजदीद, इंसान रिश्तों के बगैर ज़िंदा तो रहता है, मगर मुकम्मल नहीं। मिसाल के तौर पर, सिर्फ़ फ़ायदे के रिश्ते, दिल की बात ना कहना, हर वक़्त मज़बूत बनना, ये दिल को तन्हा कर देता है। ये आदत खुलना सिखाती है, जुड़ना सिखाती है। दोस्तों, रूहानी तजदीद, ये सबसे नज़रअंदाज होने वाला पहलू है, लेकिन सबसे ताकतवर भी।
مثال کے طور پر خاموشی میں اپنے رب سے جڑنا، شکر ادا کرنا، اپنی نیت دیکھنا، یہ اندرونی تھکن دور کر دیتی ہے۔ دوستو توازن ہی اصل راز ہے۔ زیادہ لوگ ایک حصے میں زیادہ لگ جاتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کام میں کامیاب مگر گھر میں خالی، یہ عدم توازن ہے، درست نہیں۔ دوستو خود کو نظر انداز کرنا خاموش نقصان ہے۔ انسان اچانک نہیں ٹوٹتا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چڑچڑاپن، دل میں بے وجہ کا اداسی ہونا، کام میں دل نہ لگنا، یہ نشانیاں ہیں کہ آڑی کند ہو چکی ہے۔ دوستو روزانہ کی تجدید ایک نظم و ضبط ہے۔ خود کو بہتر رکھنا کبھی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک عادت ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص کہتا ہے ابھی وقت نہیں، بعد میں خود کر کام کروں گا، وہ دراصل اپنے آپ کو بعد میں ٹوٹنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو کتاب کہتی ہے روز تھوڑا تھوڑا مگر مستقل۔ دوستو جسمانی توانائی کو سنبھالنا یہ عادت وقت نہیں، توانائی کو سنبھالنا سکھاتی ہے۔ دوستو مثال کے طور پر زیادہ گھنٹے لیکن بے دلی کے ساتھ زیادہ نقصان دیتے ہیں، بنسبت وقت کم مگر پوری توجہ ہو۔ صحیح نیند، مناسب خوراک، ہلکی ورزش، یہ سب آری کو تیز رکھتے ہیں۔ دوستو اس پوائنٹ میں ہمیں رائٹر سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے سارے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ دوستو آخر میں یہ کتاب ہمیں امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، مگر ہمیں مضبوط انسان ضرور بناتی ہے، اور مضبوط انسان آخر کار اپنی زندگی بھی سنبھال لیتا ہے اور دوسروں کی بھی۔ اگر تم نے ان 7 عادتوں میں سے صرف ایک عادت بھی ایمانداری سے اپنا لی تو یقین کریں آپ کی زندگی آہستہ آہستہ شور سے نکل کر سکون کی طرف چل پڑے گی، اور یہی اصل کامیابی ہے۔